चलिए वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर कर लेते हैं। सुनिए सर, हमने सीखना स्टार्ट किया था जीएसटी गुड्स एंड सर्विस से। अगर गुड्स एंड सर्विस सप्लाई हो गया, सप्लाई अगर इंटरस्टेट सप्लाई होगा या सप्लाई इंट्रास्टेट सप्लाई होगा, इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो आईजीएसटी लगेगा, इंट्रा होगा तो सीजीएसटी लगेगा। अब एक बार जीएसटी जो लेवी हो गया तो सर जीएसटी हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। लेकिन सर अगर बीच में कोई एग्जम्पशन है तो मैंने आपको बोला तो आपको कलेक्ट करके पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, अब जब जीएसटी कलेक्टेड एंड पेड बाय टैक्सेबल पर्सन होना है, मुझे कलेक्ट करके पे करना है, तो मैं कैलकुलेट करूंगा जीएसटी। और कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी कैसे होता है? जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। अब ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है ये हमें कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। रेट ऑफ टैक्स तो नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल होता है। चलिए समझ लेते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई का कैलकुलेशन। आ जाइए वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में। सर जीएसटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है? वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ टैक्स। क्या वैल्यू असर्टेनेबल है? हाँ सर, अगर वैल्यू असर्टेनेबल है तो आपको देखना है वैल्यू ऑफ सप्लाई इज ऑलवेज द ट्रांजैक्शन वैल्यू। जिस प्राइस में ट्रांजैक्शन हुआ है वही वैल्यू ऑफ सप्लाई होता है। सर टैक्सेबल वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है? जो भी प्राइस आपने दिया है, प्राइस पेड और पेएबल। ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द प्राइस पेड और पेएबल जब पार्टीज अनरिलेटेड होते हैं एंड प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन। हमेशा याद रखिएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है? ट्रांजैक्शन वैल्यू। जिस ट्रांजैक्शन वैल्यू हम किसे बोलते हैं? जो आपने मुझे दे दिया या देने वाले हो, हम दोनों रिलेटेड नहीं है और हम दोनों के बीच में प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन। ठीक है सर, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 15(2) कि सर क्या क्या चीजें वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगी। तो गवर्नमेंट ने यहां पे बोला सर एनी टैक्सेस ड्यूटी सेस फीस अदर देन जीएसटी अगर अलग से चार्ज किया गया है तो हमेशा आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई में बेसिकली इंक्लूड करना पड़ेगा। क्या इंक्लूड करना पड़ेगा? एनी टैक्सेस सेस फीस चार्ज अदर देन जीएसटी आपके वैल्यू में हमेशा इंक्लूड होगा। यहां याद रखिएगा एक सर्कुलर है जो बोलता है टीसीएस जो इनकम टैक्स में कलेक्ट किया जाता है वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सेकेंड चीज जो बोलते हैं वो बोल रहे हैं नंबर 1 टैक्सेस, नंबर 2 ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर मेड बाय द रिसिपिएंट। सप्लायर को किसी को कुछ पे करना था, मैंने अगर पे कर दिया तो ये ऐसा हो गया कि मैंने सप्लायर को पे किया है, मैंने उसकी सप्लायर को पे करने की जगह सप्लायर को किसी को पैसे पे करने थे, मैंने पे कर दिए, तो सर वो एक तरह से मैंने सप्लायर को ही तो दिए हैं, तो ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर मेड बाय द रिसिपिएंट भी इंक्लूड होंगे। उसके बाद सर पैकिंग चार्जेस, अगर कोई पैकिंग चार्जेस आपने लिए हैं सर, चाहे पैकिंग चार्जेस क्या हो, आपको पैकिंग चार्जेस चाहे स्पेशल पैकिंग हो, चाहे नॉर्मल पैकिंग हो, डबल पैकिंग हो, जो भी पैकिंग चार्जेस हैं हमेशा आपको इंक्लूड करने हैं। उसके अलावा अगर कोई भी इंसिडेंटल चार्जेस लिए गए, इंसिडेंटल चार्जेस चार्ज बाय द सप्लायर इंक्लूडिंग सर सेलिंग कमीशन and any amount charged for anything done by the supplier with respect to the supply at the time of or before delivery of the goods or supply of service। हमेशा याद रखिएगा anything charged for anything done by the supplier with respect to the supply। अगर आपको जो सप्लाई किया है उसके लिए सप्लायर ने आपसे कोई भी अमाउंट चार्ज किया है तो उसको भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करना है, लेकिन इट शुड बी चार्ज एट द टाइम और बिफोर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स समझ लीजिए आपको सप्लायर ने कोई भी और सर्विसेज दिया सर या कुछ भी हुआ, कुछ भी अमाउंट चार्ज किया, वो इंक्लूड नहीं होगा वैल्यू में। एट द टाइम ऑफ और बिफोर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस अगर कुछ चार्ज किया है उसको इंक्लूड करते हुए चलेंगे। उसके अलावा इंटरेस्ट पेनल्टी एंड लेट फी, मैंने आपको कोई गुड्स बेचे, लेटर आपने पेमेंट टाइम पे नहीं किया तो मैंने आपसे इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी लिया, उसको भी वैल्यू में इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा इंटरेस्ट पेनल्टी एंड लेट फी हमेशा आपको अज्यूम कर लेना है कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है और आपको बैक कैलकुलेशन करते हुए जो अमाउंट है डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट इनटू 100 ऐसे करते हुए जो अमाउंट आएगा उसको सिर्फ वैल्यू में इंक्लूड करना है। उसके बाद आता है अगर कोई सब्सिडीज
डायरेक्टली लिंक टू प्राइस है तो इंक्लूड कीजिएगा, सब्सिडीज जो डायरेक्टली प्राइस को इंपैक्ट नहीं करते हैं उसको इंक्लूड नहीं करना है, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी को भी इंक्लूड नहीं करना है। तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला सेक्शन नंबर 15(1) बोला ट्रांजैक्शन वैल्यू, 15(2) बोलता है TOPIICS को हमेशा इंक्लूड करते हुए चलना है। T फॉर टैक्सेस फीस सेस अदर देन GST, यहां TCS इंक्लूड नहीं होगा। O फॉर मेरा अगर ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर, रिसिपिएंट ने अगर किसी को पे किया है, इंक्लूड करना है। P फॉर पैकिंग चार्जेस इंक्लूड करना है। I फॉर एनी इंसिडेंटल चार्जेस विथ रेस्पेक्ट which is charged by the supplier for anything done with respect to the supply, तो उसे इंक्लूड करना है। इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी को इंक्लूड करना है। कमीशन में हमेशा याद रखिएगा सेलिंग कमीशन को इंक्लूड करना है। एंड एस फॉर सब्सिडी को इंक्लूड करते हुए चलना है जो डायरेक्टली लिंक टू प्राइस है, लेकिन गवर्नमेंट का जो सब्सिडी होता है उसे इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है सर। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्शन नंबर 15(3), वो डिस्काउंट की बात करता है। अगर समझ लीजिए मैंने आपको समझ लीजिए एक कैलकुलेटर बेचा, जब कैलकुलेटर बेचा तो 100 रुपए का कैलकुलेटर पे आपको 20 रुपए का डिस्काउंट लगा के दिया। तो सर जब भी डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई होता है तो सर उसको कभी वैल्यू में इंक्लूड नहीं करना है। एनी डिस्काउंट बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, जब भी ट्रेड डिस्काउंट अगर बिफोर सप्लाई और एट द टाइम ऑफ सप्लाई दे दिया है तो उस डिस्काउंट को हमेशा एक्सक्लूड करते हुए चलना है। ठीक है सर। अब सर समझ लीजिए ईयर एंड डिस्काउंट दिया है आपने या टर्नओवर बेस्ड डिस्काउंट दिया है, जो डिस्काउंट बाद में दिया जा रहा है उसके लिए 3 कंडीशन होती हैं। पहला बात, आपने मैंने जो आपको डिस्काउंट दिया उसके लिए हमारे बीच में क्या एग्रीमेंट था। नंबर 1 एग्रीमेंट होना जरूरी है। नंबर 2, मैंने जो आपको डिस्काउंट दिया क्या मैं उसे लिंक कर पा रहा हूं कि इस इनवॉइस रिलेटेड इतना डिस्काउंट दे रहा हूं। एंड नंबर 3, मैंने जब आपको डिस्काउंट दिया तो सर गवर्नमेंट बोल रहा है क्या सामने वाला पार्टी आपका जो क्रेडिट नोट आप जब इशू कर रहे हो तो क्या वो क्रेडिट जो एक्स्ट्रा क्रेडिट लिया हुआ था बेस्ड ऑन द क्रेडिट नोट अब क्या रिवर्स कर रहा है। तो अगर आईटीसी आप रिवर्स कर रहे हो, अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हो गए, हमारे बीच में जो मैंने आपको ईयर एंड डिस्काउंट या पीरियडिक डिस्काउंट दिया उसका एग्रीमेंट था, हर एक इनवॉइस वाइज मैं डिस्काउंट को लिंक कर पा रहा हूं और आपने जो एक्स्ट्रा आईटीसी ले रखा था इनवॉइस के बेसिस पे ऑलरेडी आपने क्रेडिट ले रखा होगा। अब मैं आपको जब डिस्काउंट दे रहा हूं तो आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट नोट। अगर आप उतना कर देते हो तो सर डिस्काउंट इज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर अगर अली कंडीशन मीट हो गया तो डिस्काउंट को एक्सक्लूड करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई से। अगर अली कंडीशन मीट नहीं हुआ तो डिस्काउंट इज नॉट टू बी एक्सक्लूडेड। मैंने आपको सेक्शन नंबर 15(1) पढ़ाया, ट्रांजैक्शन वैल्यू 15(2) पढ़ाया, डिस्काउंट टॉपिक्स को इंक्लूड करना है। डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम एक्सक्लूड करना है, मतलब उसको इंक्लूड ही नहीं करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई में। और सर डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई आपको देखना है अली कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है, अग्रीमेंट लिंक टू इनवॉइस एंड आईटीसी रिवर्सल रिसिपिएंट कर रहा है तो उसको एक्सक्लूड करना है, अदरवाइज सर उसको एक्सक्लूड नहीं करना है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यस सर पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए सेक्शन नंबर 15(4) आता है जो बोलता है कि सर अगर वैल्यू असर्टेनेबल नहीं है, अगर वैल्यू असर्टेनेबल नहीं है, सेक्शन नंबर 7(1)(c) जो शेड्यूल 1 वाला केसेस था जहां वैल्यू नहीं होता था तो सर उधर बेसिकली वैल्यूएशन रूल्स लगते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला जब वैल्यू असर्टेनेबल नहीं है तो अप्लाई कर दे 27 to 31। यही बोल रहा है यहां पे कि सर 27, 28 एंड 29। सर 27 कब लगेगा? ये बोल रहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई व्हेन मनी इज नॉट द होल कंसिडरेशन। व्हेन मनी इज नॉट द होल कंसिडरेशन मतलब मैंने आपको सप्लाई किया, मैंने आपको क्लास दी और आपने 10,000 रुपए की क्लास के बदले मुझे 5,000 रुपए दिए और सर आपने मुझे अपनी वॉच दे दी। तो इस केस में मैं जो सप्लाई बाहर देता हूं तो सर इस केस में ये बोल रहे हैं सर मैंने आपको क्लास दिया, क्लास के बदले आपने मुझे 5,000 रुपए दिए और रिमेनिंग 5,000 रुपए के लिए आपने बोला सर मेरी घड़ी रख लो। अब इस केस में मैंने जो आपको सप्लाई किया है उसमें मनी इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन 2 चीजें हैं। तो सर इस केस में क्या होगा, यहां लगेगा
क्या लगेगा सर? वैल्यूएशन रूल नंबर 27। तो सर मैंने जो आपके साथ ट्रांजैक्शन किया उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो गवर्नमेंट बोलता है ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई, मतलब मैं अगर सेम क्लास किसी और को 10,000 रुपए में देता हूं, आपसे जब 5,000 रुपए और घड़ी मिला है, तो मैंने जो आपको क्लास दिया है उसका वैल्यू क्या होगा? ओपन मार्केट वैल्यू 10,000 है, तो आपको जो मैंने क्लास दिया है उसका वैल्यू भी इधर 10,000 रुपए हो गए। सर अगर समझ लीजिए मैंने जो आपको क्लास दिया उसका ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है, तो सर आपने जो मुझे मनी दिया है प्लस द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एडिशनल कंसिडरेशन, मतलब आपने जो मुझे घड़ी दिया है, घड़ी का फेयर मार्केट वैल्यू समझ लीजिए 4,000 रुपए है, 5,000 रुपए प्लस 4,000 9,000 रुपीज बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर आपने जो मुझे आइटम दिया उसका फेयर मार्केट वैल्यू मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा हूं, तो इस केस में जो मैंने आपको क्लास दिया है उसका वैसा सेम टू सेम लाइक काइंड एंड क्वालिटी का क्लास का क्या प्राइस है, वो बन जाएगा वैल्यू ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, वो बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर अगर वो भी नहीं है तो क्या होगा? अब गवर्नमेंट बोल रहा है सामने वाले ने आपको 5,000 रुपए दिए प्लस उसने जो घड़ी या जो भी आइटम दिया है वो आइटम का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो आइटम का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो मनी 5,000 रुपीज प्लस जो उसने आपको एडिशनल आइटम दिया है उसका वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे बाय अप्लाइंग रूल नंबर 30 एंड देन अप्लाइंग रूल नंबर 31। रूल नंबर 30 बोलता है आप कॉस्ट बेसिस पे निकाल लीजिए कि सामने वाले पार्टी का जो भी कॉस्ट था उसका 110% ले लीजिए, 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या सामने वाले व्यक्ति ने अगर आपको कोई सर्विस दे दिया, समझ लीजिए आपने मुझे दिया 5,000 रुपए प्लस आपने मुझे कोई सर्विस दिया था, तो सर्विस देने में आपका जो कॉस्ट आया उसका 110% बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। 110% उसका प्लस ये जो 5,000 रुपए था। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद ये बोल रहे हैं अगर 30 से भी नहीं निकाल पाओ तो बेटा रूल नंबर 31 लगा लेना, जो बोलता है अपना दिमाग लगा, रेसिडुअल मेथड, बेस्ट जजमेंट मेथड भी बोलते हैं इसको। वैल्यू ऑफ सप्लाई रीजनेबल मींस अप्लाइंग सेक्शन नंबर 15 प्लस जो अर्लियर रूल्स थे वो अप्लाई कीजिए और वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। और सर एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप सप्लाई ऑफ सर्विस का वैल्यू फाइंड आउट, जब भी आप सर्विस का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो तो आप 31 पहले लगा सकते हो और फिर 30 लगा सकते हो। यही बोला गया था यहां प्रोवाइजो में, इन केस ऑफ सर्विस सप्लायर में ऑफ रूल नंबर 31 बिफोर रूल नंबर 30। ओके सर। उसके बाद आता है 28 जो बोलता है कि अगर सर सप्लाई हो रहा है बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पर्सन कौन होता है? जिसका स्कोप प्लस फैमिली प्लस सोल एजेंट। यस सर, लेकिन इन्होंने बोला है कि एजेंट को आप रूल नंबर 29 में ही एजेंट का कैलकुलेशन हमेशा कीजिएगा। तो इन्होंने बोला वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन अगर होना है तो हमेशा क्या देखना है? पहले देखिएगा ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है क्या। अगर मैंने रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई किया है तो गवर्नमेंट ने बोला रमेश पहले फाइंड आउट कर, पहले फाइंड आउट कर कि ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है क्या। अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो ठीक है, अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी का वैल्यू ले ले। तो सर अगर समझ लीजिए मैंने सप्लाई किया अपने रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन को, तो उसका वैल्यू क्या होगा? ओपन मार्केट वैल्यू होगा। अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी, मैंने जो सर्विस दिया है उसका जैसा सेम टू सेम लाइक काइंड एंड क्वालिटी का जो वैल्यू होगा वो ले लेंगे। अगर वो भी नहीं है तो इन्होंने बोला रूल नंबर 30 लगाइए, बेस्ड ऑन कॉस्ट वैल्यू निकाल लीजिए। मैंने जो सप्लाई किया है उसका जो कॉस्ट है उसका 110% ले लीजिए। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो दिमाग लगा बेटा रूल नंबर 31 रेसिडुअल मेथड लगा दीजिएगा। उसके बाद अब सुनिए रूल नंबर जो 28 है उसमें, रूल नंबर 28 में अगर आप नीचे जाओगे तो दो प्रोवाइजोज है। दो प्रोवाइजो क्या बोलते हैं सुन लीजिए, ये बहुत जरूरी प्रोवाइजोज हैं, सुनिए। इफ गुड्स आर फर्दर सप्लाइड बाय रिसिपिएंट as such, value at the option of the supplier. If goods are further supplied by the recipient as such, मतलब मैंने समझ लीजिए अपने रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई गुड्स दिए और वो क्या कर रहा है, मैं जो गुड्स दे रहा हूं उसको एज सच सामने बेच रहा है। मैं जो गुड्स दे रहा हूं उनको एज सच सामने बेच रहा है, तो गवर्नमेंट बोलता है वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू इस गुड्स का जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है क्या होगा। सर ये जो रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन है क्या ये किसी और से लाइक काइंड एंड क्वालिटी गुड्स लेता है और उन्हें बेचता है? तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी को जब अनरिलेटेड पर्सन को बेचता है, मतलब कस्टमर्स को बेचता है जो रिलेटेड पर्सन नहीं है, तो कितना चार्ज करता है फॉर लाइक काइंड एंड क्वालिटी गुड्स? मेरे गुड्स का जैसा ही
मेरा रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन अगर गुड्स बेचता है, सर लाइक काइंड एंड क्वालिटी गुड्स बेचता है, तो उनके लिए 10,000 अगर लेता है, 10,000 का 90% बन जाएगा द वैल्यू ऑफ माई सप्लाई। यही बोला गया है कि सर 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय रिसिपिएंट। ये जो रिसिपिएंट है ये लाइक काइंड एंड क्वालिटी जब बेचता है, जो चार्ज करता है उसका 90% बन जाएगा वैल्यू ऑफ माई सप्लाई। यही बोला गया यहां पे कि सर जब वो कस्टमर को बेचता है, वो लाइक काइंड एंड क्वालिटी के लिए जो चार्ज करता है उसका 90% बनेगा आपके और उसके बीच में जो सप्लाई हो रहा है उसका वैल्यू। क्या ये पॉइंट आप लोगों को क्विकली समझ में आया? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हाँ सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो पॉइंट आता है ये बोलता है अगर आपका रिसिपिएंट एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी है, अगर आपका रिसिपिएंट एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी है, देन द वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस शैल बी द डीम्ड ओपन मार्केट वैल्यू। मतलब अगर जो रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन है, अगर जो रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन है, अगर जो रिलेटेड पर्सन, बाबा द कस्टमर शुड नॉट बी ए रिलेटेड पर्सन, ये लिखा हुआ था, ठीक है। अब समझ लीजिए मैं अपने रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन को सर्विसेज देता हूं। अगर ये जो रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन है ये एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी है, गवर्नमेंट बोल रहा है जो आप इनवॉइस में वैल्यू दिखा दोगे उसी को हम मान लेंगे कि सर वही वैल्यू ऑफ सप्लाई, वही ओपन मार्केट वैल्यू है, और उसी को ओपन मार्केट वैल्यू मानते हुए वैल्यू ऑफ सप्लाई डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यही है कि अगर उसे ओपन मार्केट वैल्यू मान लिया तो वही वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। उसके बाद आता है 29, बट 29 पढ़ाने से पहले मैं आपको 27, 28 रिकॉल करा देता हूं। ओपन मार्केट वैल्यू ये नहीं है तो मनी प्लस फेयर मार्केट वैल्यू जो एडिशनल कंसिडरेशन है, लाइक काइंड एंड क्वालिटी ये नहीं है तो मनी प्लस जो ये एडिशनल कंसिडरेशन था उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 30 और 31 लगाते हुए 28 बोलता है ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, ये नहीं है तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी ले लो, नहीं तो 30 एंड 31। उसके बाद 29 आता है कि सर अगर प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करता है, प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करता है विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई होता है, उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमेशा याद रखिएगा प्रिंसिपल अगर एजेंट को सप्लाई कर रहा है तो हमेशा ओपन मार्केट वैल्यू लेना, या फिर समझ लीजिए ये मेरा एजेंट है तो सर एजेंट को मैंने जो सप्लाई किया है, प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया है, किसी और ने अगर लाइक काइंड एंड क्वालिटी गुड्स एजेंट को सप्लाई किए हैं और एजेंट ये फर्दर बेचता है 10,000 में अगर बेच रहा है लाइक काइंड एंड क्वालिटी गुड्स, उसका 90% जो होता है वो लिया जा सकता है एज माई वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा वो 90% होगा ऑफ द लाइक काइंड एंड क्वालिटी। जब एजेंट बेचता है सामने तो जो एजेंट चार्ज करता है उसका 90% लिया जाएगा। यही बोला है यहां पे ओपन मार्केट वैल्यू और 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय द रिसिपिएंट, मतलब एजेंट टू हिज कस्टमर, जो रिलेटेड पर्सन, मतलब अगर एजेंट अपने रिलेटेड पर्सन को बेचेगा तो ये प्राइस भी इन्फ्लुएंस रहेगा, इसलिए बोला रिलेटेड पर्सन को नहीं बेचा होना चाहिए, सिर्फ प्योरली कस्टमर्स को जो प्राइस में बेचता है उसका 90% लिया जाएगा। याद रखिएगा यहां तो हमेशा सीक्वेंशियली जाना होता है, ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो ओपन मार्केट वैल्यू और ऑप्शन है कि 90% ले सकते हैं ऑफ द लाइक काइंड एंड क्वालिटी जो गुड्स बेचता है उसका 90% वैल्यू, 90% अमाउंट लिया जा सकता है एज द वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए बाबा आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 15 में मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन नंबर 15(1), सेक्शन नंबर 15 में मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन नंबर 15(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू। 15(2) मैंने आपको बोला TOPIICS इंक्लूड करना। 15(3) मैंने आपको बोला डिस्काउंट के बारे में। 15(4) में मैंने आपको 27, 28, 29, 30 एंड 31 पढ़ाया।
अब आता है सेक्शन नंबर 15(5) जो बोलता है कि कुछ कुछ चीजों के लिए गवर्नमेंट बता सकता है कि वैल्यूएशन कैसे करना है, और गवर्नमेंट ने बताया है रूल नंबर 31A कि सर जब लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस वगैरह हो रहा है तो सर लॉटरी के केस में अगर समझ लीजिए मैं लॉटरी बेच रहा हूं तो सर लॉटरी बेचने पे वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, गवर्नमेंट ने यहां सिंपल बोल दिया रूल नंबर 31A। लॉटरी का केस में 100 डिवाइडेड बाई 128 करना है ऑफ व्हाट, ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द टिकट। समझ लीजिए लॉटरी का फेस वैल्यू 100 रुपया है, लॉटरी के ऊपर लिखा हुआ है 100 रुपए, लॉटरी का ऊपर लिखा हुआ है 100 रुपए, ठीक है सर। उसके बाद लॉटरी के ऊपर लिखा हुआ है 100 रुपए, और सर जो प्राइस नोटिफाइड ऑफिशियल गैजेट में है वो लिखा हुआ है 120 रुपए। तो गवर्नमेंट ने बोला विच एवर इज हायर को आप 100 डिवाइडेड बाई 128 कीजिएगा, और जो 100 डिवाइडेड बाई 128 कीजिएगा, जो अमाउंट आएगा उसे हम वैल्यू ऑफ सप्लाई बोलेंगे। मतलब लॉटरी का केस में जो लॉटरी का फेस वैल्यू है या जो प्राइस नोटिफाइड है बाय द गवर्नमेंट, विच एवर इज हायर, उससे 28% बेसिकली जीएसटी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और बाकी बन जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है सर। उसके बाद यही लिखा है fair value of the face value of the ticket or price notified in the official gazette by the organizing state whichever is higher। उसके बाद यहां बोला गया है बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस के केस में, बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेस के केस में जो भी आप बेट करते हो, द फेस वैल्यू ऑफ द बेट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। फेस वैल्यू ऑफ द बेट और अमाउंट पेड इनटू द टोटलिजेटर, जो मशीन होता है जिसमें आप पैसे लगाते हो, तो सर जितना आपने बेट किया, जो आप पैसे लगाए, वही वैल्यू ऑफ सप्लाई है। जो सामने वाला पार्टी आपको बेटिंग करवा रहा है उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, जितना अमाउंट का आपने बेट किया वो बनेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। डन सर, पॉइंट क्लियर है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए अब जो आगे आता है वो आता है रूल नंबर 32(1). चलिए अब पढ़ेंगे रूल नंबर 32(1). रूल नंबर 32 सब रूल 1 में आ जाइए। रूल नंबर 32 सब रूल 1 बोलता है ये जो वैल्यूएशन मेथड गवर्नमेंट ने दिए हैं, ये जो वैल्यूएशन मेथड गवर्नमेंट ने दिए हैं ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल वैल्यूएशन मेथड विद रेस्पेक्ट टू सर्टेन सप्लाईज। 32(2) बोलता है परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। इसमें अगर एक व्यक्ति है जो बेसिकली परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी में एंगेज्ड है, तो सर उसके पास ऑप्शन है कि सर अगर आप व्यक्ति हो जो परचेज और सेल करते हो फॉरेन करेंसी, तो आपके पास दो ऑप्शन है कि सर आप अब जो वैल्यू ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करना चाहते हो, फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड, दोनों मेथड आपको दिए हुए हैं। गवर्नमेंट बोलता है क्या आप जो आईएनआर लेके डॉलर दे रहे हो, कन्वर्जन की सर्विस दे रहे हो, उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करना है बेसिकली। तो गवर्नमेंट बोलता है जब आप करेंसी एक्सचेंज कर रहे हो क्या आईएनआर इन्वॉल्व है, क्या आईएनआर इन्वॉल्व है? यस सर, आईएनआर इन्वॉल्व है। मतलब फॉरेन करेंसी से आईएनआर या आईएनआर से फॉरेन करेंसी कन्वर्ट कर रहे हो तो आरबीआई रेफरेंस रेट क्या अवेलेबल है? हाँ सर, आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट बोलता है समझ लीजिए आपने क्या किया, डॉलर बेच रहे हो, $1 80 रुपए में बेच रहे हो, और सर पर डॉलर खरीदने का 79 रुपीज लग रहा है, $1 बेचने पे आप $1 कमा रहे हो। समझ लीजिए किसी के लिए 1000 यूनिट ऑफ डॉलर्स, अगर आपने किसी को $1000 बेचा है तो आपने कमा लिए 1000 रुपए, वो बन गया आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। सेलिंग रेट माइनस आरबीआई रेफरेंस रेट मल्टीप्लाइड बाय द करेंसी एक्सचेंज, और सर आरबीआई रेफरेंस रेट माइनस द बाइंग रेट मल्टीप्लाइड बाय द करेंसी एक्सचेंज अगर आप देखोगे तो सर वो बन जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है सर। सर समझ लीजिए आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, जो मैं करेंसी की बात कर रहा हूं उसका आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, तो जो भी आईएनआर आपने दिया या सर जो भी आईएनआर आपने लिया 1% ऑफ द आईएनआर पेड और रिसीव बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसके बाद आता है कि सर समझ लीजिए आपने डॉलर टू पाउंड का कन्वर्जन कर दिया, तो एक काम कर, डॉलर लिया पाउंड में कन्वर्ट कर दिया, तो डॉलर एंड पाउंड को दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए विद द आरबीआई रेफरेंस रेट। आरबीआई रेफरेंस रेट से मल्टीप्लाई करते हुए दोनों का आईएनआर वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, डॉलर का भी आईएनआर वैल्यू, पाउंड का भी आईएनआर वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। दोनों का आईएनआर वैल्यू में जो भी लोअर होगा
उसका 1% बनेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसके बाद जो सेकेंड मेथड यहां आता है, ये बेसिकली स्लैब मेथड है कि सर समझ लीजिए आपने किसी के लिए पैसे कन्वर्ट किए और सर उसमें जो आईएनआर इन्वॉल्व है, बेसिकली आपको आईएनआर देखना है। समझ लीजिए मुझे किसी ने 1 लाख रुपए दिए और मैंने उसको डॉलर्स दिए हैं, तो 1 लाख रुपए जो कन्वर्ट किए हैं उसका मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई मिनिमम बनेगा 250, और समझ लीजिए उसने मुझे 80,000 दिए थे, 250 और 1% ऑफ 80,000 दैट इज 800 रुपीज, विच एवर इज हायर। तो अप टू 1 लाख रुपीज अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो तो कितना, 250 और 1%। ठीक है सर, समझ लीजिए मैं 10 लाख कन्वर्ट कर रहा हूं किसी के लिए, तो हमेशा याद रखिएगा 1 लाख से ऊपर जो भी अमाउंट आप कन्वर्ट कर रहे हो अप टू 1 लाख तो 0.5%, सॉरी 1%, 1 लाख के ऊपर अप टू 10 लाख जो भी अमाउंट आप कन्वर्ट कर रहे हो आईएनआर का, उस पे लगेगा 0.5%। ठीक है सर, समझ लीजिए ग्रेटर देन 10 लाख किसी के लिए मैं 20 लाख रुपए, किसी ने मुझे 20 लाख रुपए आईएनआर दिए हैं, उसको मैं डॉलर में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो सर पहले 1 लाख पे 1,000, बाकी 9 लाख पे 4,500, और उसके ऊपर जो 10 लाख रुपए हैं उस पे लगेगा 0.1%। ठीक है सर, तो 5,500 प्लस 0.1%, 0.1%। और सर याद रखिएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सप्लाई 60,000 रुपीज ही हो सकता है। एग्जाम पर्पस के लिए रूल नंबर 32 जो है, रूल नंबर 32 जो है उससे 2 से 3 मार्क का छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके सर, उसके बाद आता है एयर ट्रैवल एजेंट। मैं अगर एक एयर ट्रैवल एजेंट हूं, मैं अगर एयर टिकट बेचता हूं, तो मैं जब एयर टिकट बेचूंगा तो हर एक एयर टिकट जो मैं बेचता हूं उसमें मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा। अगर मैं डोमेस्टिक एयर टिकट बेचता हूं 5% ऑफ द बेसिक फेयर मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा। अगर मैं इंटरनेशनल टिकट बेचता हूं तो सर 10% ऑफ द बेसिक फेयर बनेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। बेसिक फेयर वो फेयर होता है जिसपे एयरलाइन आपको कमीशन देती है। बेसिक फेयर इज द अमाउंट ऑन विच द एयरलाइन पेज कमीशन, दैट इज द अमाउंट एक्सक्लूडिंग चार्जेस एंड टैक्सेस। ठीक है सर, उसके बाद अगर कोई कंपनी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में है तो उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में अगर लाइफ को इंश्योर करने के लिए, अगर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में लाइफ को इंश्योर करने के लिए ओनली रिस्क पॉलिसी ली गई है, तो एंटायर प्रीमियम जो है, मैंने अगर ओनली रिस्क पॉलिसी बेची है तो मैंने आपका रिस्क ऑफ लाइफ कवर किया है, और आपसे जो भी अमाउंट लूंगा वो मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा टुवर्ड्स द लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज। ठीक है सर, समझ लीजिए मैंने अगर आपको एक सेविंग पॉलिसी बेची है जिसमें लाइफ प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों है, आपने मुझे 10,000 रुपए दिए, 10,000 से मैंने बोला 6,000 टुवर्ड्स द रिस्क ऑफ योर लाइफ में रख रहा हूं, 4,000 में इन्वेस्ट करूंगा आपके बिहाफ में, तो जो 6,000 रुपए में रख रहा हूं टुवर्ड्स कवरिंग द रिस्क ऑफ योर लाइफ, दैट विल बी माय वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर अगर सिंगल एन्युटी पॉलिसी बेचूंगा तो हमेशा याद रखिएगा सिंगल एन्युटी पॉलिसी के केस में, सर सिंगल एन्युटी के पॉलिसी के केस में 10% ऑफ द प्रीमियम अमाउंट। ठीक है सर, उसके बाद अगर एनी अदर केस है तो पहला साल में अगर आपसे प्रीमियम लूंगा 25% ऑफ दैट प्रीमियम विल बी माय वैल्यू ऑफ सप्लाई। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 12.5% ऑफ दैट अमाउंट विल बी माय वैल्यू ऑफ सप्लाई। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद समझ लीजिए कोई बंदा है जो पुराना सेकेंड हैंड गुड्स खरीदता है, उसको रिपेयरिंग वगैरह करके बेचता है, तो इस केस में याद रखिएगा जो उसका सेलिंग प्राइस होगा माइनस परचेज प्राइस, जो उसका मार्जिन होता है। गवर्नमेंट ने बोला अगर कोई लोग हैं जो पुराने गुड्स खरीद के उसको रिपेयरिंग करके बेचते हैं बेसिकली, तो सेकेंड हैंड गुड्स के डीलर्स के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि सर अगर आप आईटीसी ले रहे हो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा ट्रांजेक्शन वैल्यू। अगर आप आईटीसी नहीं ले रहे हो, जो आपने पुराना गुड्स खरीदा उसका आईटीसी नहीं ले रहे हो, तो सर सेलिंग प्राइस जो आप बेच रहे हो माइनस जो परचेज प्राइस जो मार्जिन होगा वही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा। अब सुनिए सर एक बात बताइए, मैंने खरीदा 5,000 में, बेच दिया 4,000 में, नुकसान हो गया। नुकसान के केस में कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये बोल रहा है कि सर रीपोजेस्ड गुड्स, बैंक क्या करते हैं, अगर समझ लीजिए आपने बैंक से लोन लिया और आपने एक बाइक खरीद ली, 1 लाख रुपए की बाइक खरीद ली। अब अगर आपने लोन वगैरह सही टाइम पे नहीं दिया तो बैंक क्या करता है, आपकी जो बाइक है उसको वापस ले लेता है और बेच देता है। समझ लीजिए बैंक ने आपकी बाइक को 80,000 रुपए में बेचा, तो बैंक का परचेज प्राइस क्या माना जाएगा, आपका जो परचेज प्राइस होगा उसे 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ माइनस करते हुए, समझ लीजिए
70,000 रुपीज आया और बैंक ने क्या किया 80,000 में बेचा है, तो 10,000 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। हमेशा याद रखिएगा रीपजेस गुड जब बेचे जा रहे हैं तो आपका परचेज प्राइस -5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ लेते हुए जो वैल्यू अराइव होगा वो बैंक का परचेज प्राइस होगा माइनस सेलिंग प्राइस। जो डिफरेंस होगा बेसिकली वो बनेगा मार्जिन, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। जो परचेज प्राइस होगा डिफॉल्टिंग बोरोवर का माइनस द 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल, जिस दिन आपने परचेज किया था और जिस दिन बैंक बेच रहा है या जो भी बेसिकली रीपजेस करता है वो जब बेच रहे हैं तो सर उस दिन तक का 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ रिड्यूस करते हुए परचेज प्राइस निकाल लिया जाएगा। अब सुनिए, मैं एक छोटा सा पॉइंट बोलता हूं जो बच्चे थॉट लाते हैं। सर हमने जो वो कैपिटल गुड्स की बात की थी कि सर अगर मोटर व्हीकल को बेचा गया तो मार्जिन पे जीएसटी लगेगा, वो सारे बिजनेसेस के लिए है जो मोटर व्हीकल को एज कैपिटल एसेट होल्ड करके रखे हैं। मोटर व्हीकल हेल्ड एज कैपिटल एसेट इन योर बिजनेस, अगर आप बेचते हो तो आपको मार्जिन पे जीएसटी देना है, वो सारे बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल है। यहां हम वो बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं जो कूड़ा कचरा बेसिकली पुराना सामान वान खरीद के रिपेयरिंग वगैरह करके बेचते हैं, सेकेंड हैंड गुड्स जो परचेज करके रिपेयर करके बेचते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। उनके लिए उनका जितना सामान है जो भी वो खरीद के बेच रहे हैं, अगर वो चाहे तो मार्जिन पे ही जीएसटी दे सकते हैं। ये बोला गया यहाँ पे ऑप्शनल वैल्यूएशन मेथड गवर्नमेंट ने दे दिया जो सेकेंड हैंड गुड्स के डीलर होते हैं उनके लिए। उसके बाद आ जाइए 32.6 और 32.7 टोटल बकवास है, यहां कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी वैल्यू ऑफ ए टोकन वाउचर, समझ लीजिए मैंने कोई टोकन या वाउचर इशू किया है तो सर उसका वैल्यू क्या लिया जाएगा। इन्होंने बोला जिसको आपने इशू किया है वो उस वाउचर को यूज करते हुए कितना का गुड्स एंड सर्विस ले सकता है, वो होगा वैल्यू ऑफ योर सप्लाई ऑफ दैट वाउचर और कूपन। उसके बाद पॉइंट आता है कि सर अगर गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि सर एक सप्लाई ऑफ सर्विस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, समझ लीजिए वन बैंक टू अनदर बैंक, जो सप्लाई होगा उसका वैल्यू नील दिया जा सकता है, ऐसा गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है, बट अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। उसके बाद आता है रूल नंबर 33। रूल नंबर 33 क्या बोलता है? डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड एज प्योर एजेंट। अगर आपने कोई भी एक्सपेंडिचर किया है, अगर आपने कोई भी एक्सपेंडिचर किया है एज प्योर एजेंट, तो सर उस एक्सपेंडिचर पे आपको कोई जीएसटी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एन एग्जांपल सुनिए, समझ लीजिए मैंने बोला कि मैं जाऊंगा पोर्ट पे और आपका गुड्स क्लियर करा के ला दूंगा। आप बोले सर ठीक है कितना लोगे? मैंने बोला ट्रैवल करूंगा, रहूंगा, खाने पीने का खर्चा मिला के 10,000 रुपए लूंगा, आपका गुड्स मैं क्लियर करा दूंगा। आपने बोला जब आप पोर्ट जा ही रहे हो रमेश सर, तो आप एक काम कीजिएगा ना, पोर्ट पे अगर मेरा कोई कस्टम ड्यूटी बनता है गुड्स क्लियर कराने के समय वो दे दीजिएगा, गुड्स को एक ट्रक में लोड करा दीजिएगा, लोडिंग चार्जेस दे दीजिएगा और गुड्स को ट्रांसपोर्ट करा दीजिएगा मेरे प्रेमाइसेस तक, जो खर्चा लगेगा आप मेरे से ले लीजिएगा। मैंने बोला देख यूं तो ये मेरा काम नहीं है, लेकिन तेरे को मैं एज ए हेल्प बेसिकली मैं कर दूंगा ये काम। तो सर मेरा जो काम था उसके एडिशनली ये जो काम था ये मैंने आपके लिए कर दिया। अब सुनिए, जो भी मैंने एज ए कन्वीनियंस आपके बिहाफ में पे किया है वो एज ए प्योर एजेंट पे किया है, मैंने खर्चा किया और आपसे ले लिया। तो जो भी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक व्यक्ति इंकर करता है एज प्योर एजेंट, वो उसके वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आता। फॉर एन एग्जांपल आपने मुझे बोला कि एक कंपनी इंकॉर्पोरेट कर दीजिए, मैंने बोला 20,000 रुपए लगेंगे, आरओसी फीस वगैरह आप ही देख लीजिएगा। आपने बोला रमेश सर आप दे दीजिएगा, बाद में हम रीइंबर्स कर देंगे। तो सर जो आप मुझे अमाउंट रीइंबर्स करोगे वो सर जो मैं एक्सपेंडिचर इंकर करके आपसे लूंगा वो काम मेरा नहीं था, फिर भी मैंने वो पेमेंट करते हुए आपसे जो मेरा खर्चा लगा वो ले लिया। तो सर ये जो अमाउंट है इसमें मुझे जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। यही बोला गया है कॉस्ट और एक्सपेंडिचर इंकर्ड, कॉस्ट और एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय ए, एक सेकेंड, जस्ट ए मिनट एवरीवन। हाँ, कॉस्ट और एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय ए प्योर एजेंट
as by a supplier as a pure agent is always excluded from the value। मेरा हार्ट प्योर था, मैंने जो खर्चा लगा बस आपसे ले लिया, तो सर इस केस में वो अमाउंट मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद बोला गया है कंडीशन है मैं आपका प्योर एजेंट की तरह एक्ट कर रहा हूं। नंबर 2, पेमेंट सेपरेटली मैं इनवॉइस में दिखा रहा हूं कि मेरा जो सर्विस चार्जेस है वो इतना और इस पे इतना जीएसटी, और सर मैं एक लाइन आइटम में डाल दिया आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, या सर जो आरओसी का फीस था वो इतना था, तो सर इनवॉइस में मैंने अलग से इंडिकेट करके आपसे ले लिया। एंड सप्लाइज प्रोक्योर्ड फ्रॉम द थर्ड पार्टी आर इन एडिशन टू द सर्विसेज सप्लाइड ऑन हिज ओन अकाउंट। जो मैं आपको सर्विस दे रहा था उसका एडिशन में मैंने आपको सर्विस दिया है, तो सर वो मेरा काम नहीं था, फिर भी इन एडिशन मैंने आपको अगर कोई सर्विस दिया है तो बेसिकली वो एज ए प्योर एजेंट दिया है और वो मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। डन सर। उसके बाद आता है रूल नंबर 34। रूल नंबर 34 बोलता है, देख बेटा इस पे एक क्वेश्चन है मेरे Q&A मटेरियल में, रॉली पॉली का एक क्वेश्चन है, उसको रॉली पॉली और बहुत सारे अलग अलग नाम से सेम टाइप का एक क्वेश्चन है जो पोर्ट रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो कर लीजिएगा प्योर एजेंट का। ठीक है सर, डन है। उसके बाद रूल नंबर 34 आता है रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ। समझ लीजिए आपका जो वैल्यू है गुड्स का या सर्विसेज का, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का केस में जो वैल्यू है वो समझ लीजिए डॉलर्स में है। तो अगर आपको गुड्स और सर्विस का वैल्यू को कन्वर्ट करना है तो सर याद रखिएगा गुड्स का केस में आपको सीबीआईसी नोटिफाइड रेट लेना है, सर्विसेज का केस में आपको गैप रेट लेना है। किस दिन का लेना है? गुड्स का केस में ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई लेना है, एंड सर्विसेज का केस में भी ऑन द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विस लेना है। सर टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं सेक्शन नंबर 12-13 में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रूल नंबर 35 कुछ नहीं है। रूल नंबर 35 बोलता है अगर समझ लीजिए मैंने आपको कोई सर्विस दिया, मैंने आपसे 8,000 रुपए क्लास के लिए लिए, तो 8,000 रुपए जो मैं आपसे क्लास के लिए लेता हूं उसमें जीएसटी इंक्लूसिव है, तो सर उससे जीएसटी एक्सक्लूड करके वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे? अमाउंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट मल्टीप्लाइड बाय 100 वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा। अमाउंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट एप्लीकेबल जीएसटी रेट मल्टीप्लाइड बाय जीएसटी अगर करोगे तो सर जीएसटी अमाउंट आ जाएगा। टोटल बकवास। उसके बाद आता है पैसेंजर सर्विस फीस एंड यूजर डेवलपमेंट फीस। चलिए समझ लेते हैं पीएसएफ एंड यूडीएफ। सुनिए, एक होता है एयरलाइन ऑपरेटर्स, ठीक है, एक होता है एयरपोर्ट ऑपरेटर्स, ठीक है सर, एक होता है कस्टमर जो फ्लाई करने वाला है। अब एयरपोर्ट ऑपरेटर्स क्या करते हैं? एयरपोर्ट को मैनेज करते हैं। ये समझ लीजिए एक एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट को कौन मैनेज करता है? सर एयरपोर्ट ऑपरेटर्स एयरपोर्ट को मैनेज करते हैं। तो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स क्या करते हैं? एयरपोर्ट को मैनेज करते हैं। बेसिकली वो क्या करते हैं? कस्टमर को सर्विस देते हैं जो बेसिकली उड़ने वाले हैं। उड़ने वाले मतलब जो एयरपोर्ट पे आए हैं उनको सर्विसेज कौन देता है? एयरपोर्ट ऑपरेटर्स देते हैं जो एयरपोर्ट को मैनेज करते हैं। ठीक है सर। अब ये कस्टमर से ना इनको पैसेंजर सर्विस फीस एंड यूजर डेवलपमेंट फीस मिलना चाहिए। अब सुनिए, ये जो सर्विसेज दे रहे हैं एयरपोर्ट ऑपरेटर, ये जो सारी सर्विसेज दे रहे हैं जिसके बदले कस्टमर से पैसेंजर सर्विस फीस एंड यूजर डेवलपमेंट फीस लेना है, वो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स, कभी आपने देखा एयरपोर्ट के बाहर खड़े हो गए, चलो लाओ 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? ये जो एयरलाइन ऑपरेटर होते हैं, जो बेसिकली इंडिगो एयरलाइंस वगैरह, वो जब अपना टिकट बेचेंगे तो अपने टिकट के साथ समझ लीजिए 10,000 रुपए का टिकट बेचा, अपना जीएसटी ले लेंगे प्लस पैसेंजर सर्विस फीस पीएसएफ एंड यूडीएफ समझ लीजिए 500 रुपए का है, प्लस उसके साथ जो भी जीएसटी एप्लीकेबल है वो ले लेंगे। सर कस्टमर क्या करेगा? इनका टिकट का पैसा भी दे देगा, प्लस पीएसएफ एंड यूडीएफ भी दे देगा, प्लस जो जीएसटी उस पे लगता है वो भी दे देगा। और सर ये क्या करेंगे? एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को पास ऑन कर देंगे। इनका हार्ट प्योर है, ये जो अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं वो सामने पास ऑन कर दे रहे हैं। और सर एयरपोर्ट ऑपरेटर क्या करेंगे? पीएसएफ एंड यूडीएफ तो रख लेंगे और उसका जो जीएसटी अमाउंट है वो गवर्नमेंट को पे कर देंगे। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, ये जो पीएसएफ एंड यूडीएफ में ना, इसमें जीएसटी अलग से नहीं दिखाया जाता। तो सर इधर से क्या होगा? इधर से सिर्फ पीएसएफ एंड
यूडीएफ आएगा। ये क्या करेंगे, पीएसएफ एंड यूडीएफ पास ऑन कर देते हैं और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स क्या करेंगे, पीएसएफ एंड यूडीएफ का अमाउंट से जीएसटी निकालते हुए गवर्नमेंट को पे कर देंगे। यहां पे अगर आप देखोगे पहला पॉइंट, पीएसएफ एंड यूडीएफ पे जीएसटी पेएबल है क्या? हाँ सर, पीएसएफ एंड यूडीएफ पे जीएसटी पेएबल है। सेकेंडली, ये जो एयरलाइन ऑपरेटर है ये एज ए प्योर एजेंट काम कर रहे हैं, तो क्या ये फ्री में काम थोड़ी करेंगे? ये क्या करेंगे, ये एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को बोलेंगे हम आपके लिए पैसा कलेक्ट करके आपको देते हैं, तो हमने आपको एक सर्विस दिया है जिसके बदले हम आपको एक सर्विस दे रहे हैं, जिसके बदले आपसे हम लेंगे 5 रुपए प्लस जीएसटी अमाउंट। अब ये क्या करेंगे, ये बिल देंगे इनको और उस बिल का एयरपोर्ट ऑपरेटर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, क्योंकि प्योर एजेंट क्या फ्री में काम थोड़ी करेगा। एज ए प्योर एजेंट अगर मैं एक्ट कर रहा हूं तो मैं आपसे समझ लीजिए 5 रुपए प्लस जीएसटी पर कस्टमर पर पैसेंजर सर्विस फीस जो आपको पे करूंगा मैं, उसके लिए मैं आपसे 5 रुपए प्लस जीएसटी लूंगा, तो जो भी अमाउंट ऑफ सर्विस के लिए जो भी सर्विस के लिए टैक्स इनवॉइस रेज किया जाएगा उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को मिल जाएगा। अब कस्टमर बोला मेरा क्या होगा कालिया, तो सर कस्टमर बोला मेरा क्या होगा, तो गवर्नमेंट ने बोला ये जो एयरलाइन ऑपरेटर्स आपको इनवॉइस देंगे उसमें जो भी जीएसटी इंडिकेटेड होगा, टिकट पे भी जीएसटी इंडिकेटेड है, अगर पीएसएफ एंड यूडीएफ पे भी जीएसटी इंडिकेटेड सेपरेटली है तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप एयरलाइन ऑपरेटर के इनवॉइस के बेसिस पे ले सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है ना, पीएसएफ एंड यूडीएफ पे जीएसटी अलग से नहीं दिखाया जाता है, इनसे 500 रुपए समझ लीजिए लिया जाता है, 500 रुपए इधर पास ऑन हो जाता है और पीएसएफ एंड यूडीएफ का जो भी 500 रुपए 200 रुपए का अमाउंट है उससे जीएसटी काट के गवर्नमेंट को पे कर दिया जाता है। क्या ये पीएसएफ एंड यूडीएफ वाला पॉइंट क्लियर है? हाँ सर, पॉइंट क्लियर है, पढ़ लीजिएगा घर में, सेम चीज लिखा हुआ है। उसके बाद आता है स्टैगर्ड डिस्काउंट। सर ये स्टैगर्ड डिस्काउंट क्या होता है? स्टैगर्ड डिस्काउंट मतलब खरीद ज्यादा और ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, बाय मोर सेव मोर। 10,000 का खरीदेगा 10% डिस्काउंट, 20,000 का खरीदेगा 20% डिस्काउंट, 30,000 का खरीदेगा 30% डिस्काउंट। ठीक है, समझ लीजिए आप बिग बाजार में गए, उन्होंने बोला 10,000 का बिलिंग हुआ है, 10% का डिस्काउंट दे दिया आपको, वो डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई है, टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू, उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा, 9,000 के ऊपर जीएसटी लगेगा। उसके बाद आता है पीरियडिक और ईयर एंड डिस्काउंट। सर ईयर एंड डिस्काउंट अगर होता है पीरियडिक या ईयर एंड डिस्काउंट अगर होता है अग्रीमेंट लिंक टू इनवॉइस एंड अगर सामने वाला पार्टी आईटीसी रिवर्स कर रहा है तो सर उस केस में तो डिस्काउंट को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, नहीं तो डिस्काउंट को एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। उसके बाद आता है सेकेंडरी डिस्काउंट। सेकेंडरी डिस्काउंट क्या होता है? फॉर एन एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूं रोहित का। रोहित को मैंने क्या किया, बिस्किट्स बेचे, मैं बिस्किट का मैन्युफैक्चरर था, मैंने रोहित को 100 पैकेट बिस्किट के बेचे। ठीक है, 10 रुपए में बिस्किट का पैकेट बेच दिया। अब मैं एक दिन घूमते घूमते जा रहा था, रोहित को देखा, रोहित कैसा चल रहा है? रोहित बोला कुत्ते भी नहीं खा रहे बिस्किट को सर। तो मैंने बोला चल कोई बात नहीं, तो 2 रुपए का डिस्काउंट और ले ले। तो जो मैंने 2 रुपए का डिस्काउंट बाद में दिया उसको, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी डिस्काउंट। और सेकेंडरी डिस्काउंट इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड हेंस उसके लिए कोई एग्रीमेंट नहीं होता। तो जो आपने बाद में डिस्काउंट दिया मैंने, उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। 10 रुपया जो बिस्किट का मैंने पहले सेल वैल्यू दिखाया था वही मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई रहेगा। आई होप ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया है। उसके बाद आता है बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस करस्पॉन्डेंट। सुनिए, ये है बैंकिंग कंपनी, यहां होता है बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस करस्पॉन्डेंट और यहां होता है कस्टमर। अब सुनिए, बैंक क्या करता है, बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस करस्पॉन्डेंट के थ्रू कस्टमर को सर्विस देता है और कस्टमर क्या करते हैं, बैंक को पे करते हैं। अब सुनिए, यहां पे सर्विस प्रोवाइडर कौन है? बैंक इज द सर्विस प्रोवाइडर। और गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया कि बैंक सर्विस प्रोवाइडर है, हो सकता है सर्विसेज बिजनेस फैसिलिटेटर के थ्रू या बिजनेस करस्पॉन्डेंट के थ्रू दी गई हो, लेकिन सर ये जो सर्विसेज दी गई और जिसके लिए कस्टमर से पैसा लिया जाएगा उस पे बैंक को ही जीएसटी पे करना पड़ेगा, बिकॉज बैंक इज द सर्विस प्रोवाइडर। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सर बिजनेस फैसिलिटेटर ने जो बैंक को सर्विस दी उस पे सर बैंक जीएसटी रिवर्स चार्ज में देगा। बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने अगर सर्विस दी बैंक को, उसमें बिजनेस करस्पॉन्डेंट जीएसटी कलेक्ट करके पे करेगा। आई होप वो पॉइंट क्लियर है। इसका बात नहीं हो रहा है, बात किसका हो रहा है कि यहां से बैंक ने सर्विस बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस करस्पॉन्डेंट के थ्रू कस्टमर को दी। कस्टमर जब पेमेंट करेगा तो इस होल सीन में
सर्विस प्रोवाइडर कौन है, तो क्लैरिफिकेशन आया बैंक सर्विस प्रोवाइडर है, और जो ये सर्विस दी गई कस्टमर को, जिसके लिए कस्टमर से कोई भी अमाउंट कलेक्ट किया गया, उस पे जीएसटी बैंक ही पे करेगा। डन सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ईएमआई ट्रांजैक्शन आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ईएमआई ट्रांजैक्शन फटाफट देख लेते हैं। सर ये ईएमआई ट्रांजैक्शन क्या होता है? फॉर एन एग्जांपल, ये है अंकल क्या करते हैं? अंकल मोबाइल फोन बेचते हैं। चलिए हार्दिक नालायक है, हार्दिक गया अंकल के पास और अंकल को बोला, अंकल एक मोबाइल फोन दीजिए। अंकल ने दिया मोबाइल फोन, हार्दिक ने दे दिया अंकल को 40,000। ये क्या हुआ सर? ये जो 40,000 रुपीज अंकल को दिया, सुन लीजिए, मोबाइल फोन अंकल ने दिया, हार्दिक ने जो 40,000 रुपए दिया, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो गया? 40,000 रुपीज हो गया। ठीक है सर। उसके बाद हार्दिक ने बोला सर मोबाइल फोन तो चाहिए, लेकिन अंकल पैसे तो नहीं है। अंकल ने बोला चल कोई बात नहीं, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, 40,000 रुपए दे देना, हर महीना एक 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 दे देना, और प्लस 1,000 रुपए का आप इंटरेस्ट भी पे कर देना। यहां जब अंकल ने मोबाइल फोन सप्लाई किया तो प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ मोबाइल फोन, एंड अगर अंकल ने कोई भी इंटरेस्ट या पिनल इंटरेस्ट लिया तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। और इस केस में जो इंटरेस्ट होगा उस पे जीएसटी लगेगा। जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट होगा वही जीएसटी लगेगा ऑन द 1,000 रुपीज। 1,000 जो भी चार्ज किया गया है उस पे भी अंकल को जीएसटी पे करना पड़ेगा। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लैरिफाई हो गया होगा। ठीक है सर। अब सुनिए सर, अब क्या हुआ? अब अंकल मोबाइल फोन बेचते हैं। अंकल के पास हार्दिक गया और बोला अंकल मुझे हो गया है प्यार और चाहिए एक मोबाइल फोन गिफ्ट करने के लिए। अंकल ने बोला मोबाइल फोन दूंगा तो तू पैसे कैसे देगा? इसने बोला हर महीना दे दूंगा ईएमआई। अंकल बोला भाग जा यहां से, मैं ईएमआई ट्रांजैक्शन नहीं अलाउ करूंगा तेरे को। तो हार्दिक चला गया, समझ लीजिए, बजाज फाइनेंस के पास, और बजाज फाइनेंस को बोला मुझे एक 40,000 रुपए का लोन चाहिए। उन्होंने इसको 40,000 रुपए का लोन दिया। इसने 40,000 रुपए अंकल को दिए और बोला दो मुझे मोबाइल फोन। अंकल ने इसे मोबाइल फोन दे दिया। अब सुनिए, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ जहां मोबाइल फोन अंकल ने दिया और इसने 40,000 रुपए दिया, यहां वैल्यू ऑफ सप्लाई 40,000 रुपीज हो गया। ठीक है सर। अब यहां जो बजाज फाइनेंस ने इसे लोन दिया है उसके बदले ये क्या करेगा? ये बजाज फाइनेंस को हर महीना 10,000 रुपए पे करेगा, प्लस बजाज फाइनेंस को 1,000 रुपए का ये इंटरेस्ट या जो भी 500 रुपए का पिनल इंटरेस्ट अगर कोई डिले हो गया तो भी पे करेगा। अब ये जो इंटरेस्ट और पिनल इंटरेस्ट है यहां ये टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि यहां जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो है एक लोन का देना और लोन के बदले इंटरेस्ट देना। देखिए 40,000 एंड 40,000 इज ट्रांजैक्शन इन मनी। ये जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है, इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये है जीएसटी ऑन डिलेड पेमेंट। अगर सेलर ईएमआई देता है तो एडिशनल इंटरेस्ट और पिनल इंटरेस्ट वैल्यू का पार्ट बनता है। अगर सेलर ईएमआई नहीं दे रहा है, कोई थर्ड पार्टी आपको लोन दे रहा है, तो उस केस में जो आप इंटरेस्ट या पिनल इंटरेस्ट दोगे दैट इज एग्जेम्प्टेड अंडर एंट्री नंबर 27 ऑफ द एग्जम्पशन नोटिफिकेशन। उसके बाद आता है एक डेल क्रेडिट एजेंट। चलिए समझा देता हूं डेल क्रेडिट एजेंट। सुनिए, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है एजेंट और एक होता है कस्टमर। प्रिंसिपल, एजेंट एंड द कस्टमर। ठीक है सर। अब क्या होता है सर? प्रिंसिपल ने समझ लीजिए, अब मेरा बात अच्छे से सुनिएगा। डेल क्रेडिट एजेंट वो एजेंट होता है जो बोलता है कि सर अगर आपको, प्रिंसिपल को बोलता है अगर आपको पेमेंट नहीं मिला तो मैं दे दूंगा, अगर कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया तो मैं पेमेंट कर दूंगा। ठीक है। प्रिंसिपल ने क्या किया? इनवॉइस डायरेक्टली इशू किया अपने ही नाम पे कस्टमर को। अब कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा था तो ये डेल क्रेडिट एजेंट ने क्या किया? एजेंट ने क्या किया? पेमेंट कर दिया प्रिंसिपल को। और अब एजेंट ने इस कस्टमर को फोन लगाया, बोला नालायक तू पेमेंट नहीं कर रहा था तो मैंने पेमेंट कर दी। ऐसा हो गया है कि मैंने जो पेमेंट की, समझ लीजिए 50,000 रुपए की, मैंने एक तरह से तुझे लोन दिया है और अब तुझे मुझे जब ये 50,000 रुपए रिटर्न करेगा तो 5,000 रुपए का
पर मंथ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या मेरे और एजेंट के बीच, मेरे एजेंट और कस्टमर के बीच में कोई पहले ट्रांजैक्शन हुआ था? नहीं सर, ये एक सिंपल लोन का ट्रांजैक्शन है जिसके बदले ये इंटरेस्ट पे कर रहा है और ये इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है सर। अब चलिए मैं आपको एग्जांपल को थोड़ा चेंज करके बोलता हूं। समझ लीजिए, यहां है एक प्रिंसिपल, यहां है एक डेल क्रेडिट एजेंट और यहां है एक कस्टमर। ठीक है, प्रिंसिपल ने इनवॉइस दिया अपने नाम पे और मैंने फर्दर सप्लाई किया और मैंने इनवॉइस इशू किया है मेरे नाम पे। ठीक है सर, मैंने फर्दर सप्लाई किया और इनवॉइस मेरे नाम पे दे दिया। अब ये कस्टमर मुझे पेमेंट नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे तो पेमेंट करना पड़ा क्योंकि मैं एक डेल क्रेडिट एजेंट हूं। मैंने प्रिंसिपल को बोला है कस्टमर पेमेंट नहीं करेगा तो भी मैं पेमेंट कर दूंगा, उसे बोलते हैं डेल क्रेडिट एजेंट। तो डेल क्रेडिट एजेंट ने पेमेंट कर दिया। अब डेल क्रेडिट एजेंट कस्टमर को क्या बोलेगा? नालायक, तूने पेमेंट नहीं किया मेरे को, तो मुझे पेमेंट करना पड़ गया। मैंने जो पेमेंट किया वो अमाउंट एक तरह से मैंने तुझे लोन में दिया है, तो मैंने प्रिंसिपल कुछ तो सप्लाई किए ही तेरे को और तेरे बिहाफ में मैंने पेमेंट भी किया। तो सर इसने क्या बोला इसको कि सर अब जो इनवॉइस का अमाउंट है वो तो तू पे करेगा ही, प्लस तू मुझे इंटरेस्ट भी पे करेगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या मैंने पहले सप्लाई किया था उसको? हाँ सर, पहले एक सप्लाई है और उसी सप्लाई के कारण मुझे इंटरेस्ट का इनकम भी हो रहा है। तो सर प्रिंसिपल सप्लाई है ऑलरेडी और इंटरेस्ट इज एंसिलरी ओवर हियर और ये इंटरेस्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा। तो सर ये जो इंटरेस्ट है ये एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा। यहां पे यही पॉइंट बोला गया है कि सर डेल क्रेडिट एजेंट is an agent who guarantees the payment to the supplier in scenarios when the buyer fails. In order to guarantee timely payment, Del credit agent resorts to paying himself and later recovering the amount with interest from the customer. If Del credit agent falls within schedule 1, मैं अगर शेड्यूल 1 में फॉल हो रहा हूं, मतलब मैं इनवॉइस अपने नाम पे इशू कर रहा हूं, तो ये बोल रहे हैं टेम्परेरी लोन no longer retains its independent supply and it is subsumed in the supply of goods between Del credit agent to the recipient, and interest charge from the recipient is to be included in the value of supply by the Del credit agent to the recipient। मतलब इससे ये इनवॉइस समझ लीजिए 1 लाख रुपए का था, तो ये मुझे 1 लाख भी दिया प्लस 10,000 का इंटरेस्ट भी दिया। ये इंटरेस्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई में जो सेक्शन नंबर 15(2)(d) बोलता है इंटरेस्ट पेनल्टी एंड लेट फी इज टू बी इंक्लूडेड, इसको आपको इंक्लूड कर देना है इन योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। और इंटरेस्ट पेनल्टी एंड लेट फी जब भी हम इंक्लूड करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि उसमें जीएसटी है और जीएसटी को एक्सक्लूड करते हुए इंक्लूड करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जीएसटी को हटा के फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंटरेस्ट पेनल्टी एंड लेट फी को हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर आज जो पॉइंट है कि सर अगर डेल क्रेडिट एजेंट डज नॉट फॉल इन शेड्यूल 1, तो यहां पे टेम्परेरी लोन जो है वो एक इंडिपेंडेंट INDEPENDENT, ठीक है। उसके बाद नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। डन, याद रखिएगा हमेशा, इट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये एक अलग इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है और मैंने जो लोन देके इंटरेस्ट लिया है वो एक अलग ट्रांजेक्शन है। और लोन के बदले अगर मैंने 5,000 रुपए लिए हैं, ये इनवॉइस समझ लीजिए 1 लाख का था, तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई प्रिंसिपल का है और मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गिविंग द लोन एंड टेकिंग इंटरेस्ट इज ओनली 5,000, बट ये एग्जाम सप्लाई है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है यहां पे, मुझे एक बात बताइए, अगर समझ लीजिए ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, ये फर्स्ट ऑक्यूपेंसी है, कंप्लीट अमाउंट विच एवर इज अर्लियर इसके बाद लिया गया, तो सर ये सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग है, जीएसटी नहीं लगेगा। ये है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये है फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर। इसके पहले समझ लीजिए मैंने एक फ्लैट बेचा और उसका 1 करोड़ रुपया पहले लिया, 2 करोड़ रुपए बाद में लिए, तो टोटल 3 करोड़ रुपए किस में आ जाता है सर? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, ये एक सर्विस में आ जाता है। समझ लीजिए मैंने एक फ्लैट बेचा और फ्लैट के लिए मैंने 3 करोड़ रुपए लिए हैं, तो गवर्नमेंट बोल रहा है आप जब फ्लैट बेचते हो तो फ्लैट में आपने फ्लैट बेसिकली एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है जिसमें एक लैंड का भी अनडिवाइडेड पोर्शन होता है। तो गवर्नमेंट बोलता है
सर लैंड के लिए आप 1/3 डीम कर लीजिए एज द वैल्यू ऑफ द लैंड एंड 1 करोड़ एक्सक्लूड करते हुए जीएसटी सिर्फ 2 करोड़ रुपए के ऊपर आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी से पहले आप बिल्डर ने कोई फ्लैट बेचा है, 3 करोड़ रुपए में बेचा है, तो उससे जो लैंड का वैल्यू है, क्योंकि फ्लैट में एक अनडिवाइडेड पोर्शन ऑफ द लैंड भी होता है, लैंड का वैल्यू 1/3 मतलब एक 3 करोड़ के फ्लैट में 1/3 मतलब 1 करोड़ विल बी द लैंड का वैल्यू, और बाकी 2 करोड़ के ऊपर ही जीएसटी लगेगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए बाबा, यहां मैं अपना डिस्कशन विथ रेस्पेक्ट टू वैल्यूएशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी क्लोज करता हूं। सुन लीजिए, ये जो पार्ट है 15(1-3) ए ग्रेडेड, बाबा ये ए ग्रेडेड चैप्टर है, 6 से 8 मार्क पूछते हैं। अब सुनिए, ये जो पोर्शन है 15(1-3) ये तो ए ग्रेडेड है सर। ये जो 27, 28, 29 ये इस चैप्टर का बी ग्रेडेड पोर्शन है, ठीक है। उसके अलावा ये रूल नंबर 31A और रूल नंबर 32 ये भी आप बी ग्रेडेड ही मानिए इस चैप्टर का, ठीक है सर। उसके बाद ये जो लास्ट वाला पोर्शन है, इससे भी कभी कभी 2 से 3 मार्क पूछ लेते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं, जितने क्वेश्चन हैं सारों को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। 100% 6 से 8 मार्क आने हैं। ए ग्रेडेड चैप्टर है ये। आर वी क्लियर एवरीवन? क्लोज करता हूं अपना डिस्कशन ऑन द चैप्टर ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई।